नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हम हिंदी के एक नए लेक्चर के साथ आए हैं। देखिएगा, पिछली क्लास में हमने वर्णमाला को देखा था। वर्णमाला के दो प्रकार हमने देखा था। वर्णमाला की परिभाषा थी कि वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पिछली हमने दो वीडियो को देखा है कि उसमें स्वर के संबंध में वीडियो बनी थी, जिसमें स्वर को हम 7 आधार पर पढ़ाए हैं। देखिएगा कि वो कौन कौन से आधार है। बहुत ही रोचक तथ्य उसमें दिए गए हैं। दोस्तों, आप हर प्रकार के स्वरों का वर्गीकरण देख सकते हो वहाँ पास। तो उसके लिए दो वीडियो बनाई जा चुकी हैं। आज दोस्तों हम व्यंजन को पढ़ने जा रहे हैं। तो जो वर्णमाला होता है, वर्णमाला का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, व्यंजन। देखिएगा, यहाँ व्यंजन की परिभाषा लिए हैं और व्यंजन के भी कई पार्ट हैं। व्यंजन को भी कई आधारों पर पढ़ा जाएगा, जैसा कि वर्णों के उच्चारण के आधार पर, जैसे दूसरा है प्रयत्न के आधार पर, तीसरा है घोषत्व के आधार पर, और चौथा होता है प्राण के आधार पर। प्राण के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। घोषत्व के आधार पर सघोष और आघोष होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो हर प्रकार के व्यंजनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिएगा, शुरू करते हैं व्यंजन की परिभाषा से। हमने यहाँ दो परिभाषा लिया है, एक एक करके दोनों ही परिभाषाओं को समझते हैं, क्योंकि दोनों ही परिभाषाओं से हमको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। देखिएगा, व्यंजन की परिभाषा होती है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर आने वाली हवा मुख्य विवर अथवा स्वर यंत्र में कहीं अवरोध उत्पन्न करती है या अवरोध सहित बाहर निकलती है, वे ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। क्या दोस्तों, ये कह रहा है, जैसा कि आपको हमने पढ़ाया है पिछली क्लास में, कि जो मानव शरीर है इसमें 5 प्रकार के वाग यंत्र होते हैं या स्वर के यंत्र होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ये कहा जा रहा है कि जो व्यंजन होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली जो हवा या वायु होती है, किसी न किसी वाग यंत्र को टकरा के निकलती है ना, या अवरोध सहित निकलती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं दोस्तों। और हिंदी भाषा में दोस्तों व्यंजनों की संख्या 33 है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों? हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये मूल व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। यदि आगे और आप देखेंगे, संयुक्त व्यंजनों को अलग से पढ़ा जाता है, जो 4 हैं। लेकिन यदि उन 4 व्यंजनों को भी ऐड कर दिया तो कितने हो जाते हैं? 37 व्यंजन हो जाते हैं। फिर 2 व्यंजन उच्छिप्त होते हैं। तो यदि उच्छिप्त व्यंजनों को भी ऐड कर लिया जाए तो 37 के बाद 38 और 39 हो जाते हैं। टोटल कितने? 39 हो जाते हैं। तो आगे देखेंगे व्यंजनों के प्रकार, देखेंगे कैसे होते हैं। जैसे कि हमने जब स्वर को पढ़ाना शुरू किया था आपको, तो बताया था कि हिंदी भाषा में जो टोटल वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या 52 होती है। तो उन 52 वर्णों में व्यंजनों की, या कहें तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और हमने बताया था कि स्वर 11 होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोग व होते हैं, 2 उच्छिप्त वर्ण होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन टोटल इनको जोड़ा जाए तो देखिएगा कि 52 वर्ण आपको मिल जाएंगे। आप इनको जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक एक करके सभी वर्णों को हम देखते हैं। आज हम जो है तो व्यंजन पढ़ना शुरू किए हैं, तो शुरू करते हैं। व्यंजन की देखिएगा दूसरी परिभाषा हमने यहाँ लिया है, स्वर की सहायता से, जो कि शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा है, आपको बहुत समझ में भी आएगी, है ना, चूँकि हमेशा इसी को पढ़ते आए हैं आप लोग। तो स्वर की सहायता से या मूलतः आकारांत स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, जो व्यंजन वर्ण होते हैं हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, या कह सकते हैं कि मूलतः आकारांत स्वर, जिनके अंत में छोटा आ हो, वो आकारांत स्वर कहलाते हैं। आकारांत स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ऊपर जो कि लिखा हुआ है, आपको नोट कर लेना है इन चीज़ों को। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन मैटर आपको मिलेगा। आगे देखिएगा, एक एक करके हम अलग अलग वर्गीकरण के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। तो व्यंजन की परिभाषा हमने देखा है। व्यंजन को पहले आधार पर हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला आधार क्या है? उच्चारण। देखिएगा, उच्चारण के आधार पर व्यंजन। तो यहाँ पर अलग अलग करके हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन है ना। देखिएगा,
जैसा कि हमने बताया था कि मानव शरीर में 5 प्रकार के वाग्य यंत्र होते हैं या स्वर के तंत्र होते हैं। तो जितने व्यंजन होते हैं, मतलब जितने व्यंजन वर्ण होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी वाग्य यंत्र से ही बोले जाएंगे। उसी को कहते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर या उच्चारण के आधार पर व्यंजन। तो देखिएगा किन वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो 5 प्रकार के स्वर यंत्र होते हैं उसी के आधार पर जो है तो वर्णों का विभाजन किया गया है। तो यहाँ देखते हैं आगे हम इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो व्यंजन लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ कंठ वर्ण लिखा है, यहाँ तालु, यहाँ मूर्धा, यहाँ दंत। देखिएगा जो जिसके सामने लिखा हुआ है उसकी पहचान होगी दोस्तों। हम जिस लॉजिक से पढ़ा रहे हैं तो आपको रटना ना होगा, बल्कि आपको ध्यान से देखना होगा। और यदि ध्यान से आप देख लिए तो मान लो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए। और चाहे इनसे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आ जाएं, एक एक क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पास देखिएगा कि क से लेकर जो ज्ञ तक है, इनकी संख्या, इन वर्णों की संख्या 5 है। इन वर्णों में पहला वर्ण कौन सा है? क है। इसलिए इन वर्णों की पहचान किससे होती है? क से होती है। क्या कहा जाएगा? क वर्ग कहा जाएगा दोस्तों। मतलब क वर्ग के व्यंजन कौन से होते हैं? क है, ख, ग, घ और अंगा। ये क्या है? क वर्ग के व्यंजन है। इसी प्रकार यदि च वर्ग कहा जाए तो कौन से हैं? च, छ, ज, झ, या। इसी प्रकार ट वर्ग कौन है? ट, ट, ठ, ड, ढ, अण। ये क्या कहलाते हैं? ये जो व्यंजन है दोस्तों, तो ये क्या कहलाते हैं? जिनका जो सामने नाम लिखा हुआ है उनका ये परिचय है। ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो क वर्ग होते हैं, जो क वर्ग के सभी व्यंजन, देखिएगा ध्यान से देखना है। जो क वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? कंठ वर्ण कहलाते हैं। देखिएगा यहाँ मैंने कंठ लिखा है। जितने ये व्यंजन हैं जो जिसके सामने लिखा है ये कंठ वर्ण कहलाते हैं। अंगा तक देखेंगे। लेकिन इनके अतिरिक्त देखिएगा हा हमने यहाँ लिखा हुआ है। हा भी किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। तो जो जिसके सामने लिखा हुआ है आपको रटना नहीं होगा, बल्कि ध्यान से देखना होगा। कंठ वर्ण से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, अंगा। ये कंठ वर्ण है। और हा जो व्यंजन होता है, हा व्यंजन भी कंठ से बोला जाता है। इसलिए हमने हा को कहाँ लिख दिया? कंठ के सामने लिख दिया है, जिससे आपको रटना ना पड़े, बल्कि आपको देखकर याद कर लेंगे। एक ये पढ़ने और याद करने का एक तरीका है, लॉजिक है दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे कि मैं कुछ व्यंजन यहाँ पंचमाक्षर के अतिरिक्त जो कुछ व्यंजन है यहाँ मैंने अलग से भी लिखा है। तो देखेंगे इनको भी जो जिसके सामने लिखे हुए हैं देखना है। तालु वर्ण कौन से होते हैं? च वर्ग के सभी व्यंजन। जो च वर्ग के सभी व्यंजन हैं, च, छ, ज, झ, इया। और यहाँ देखेंगे कौन से? या और श। ये दोनों व्यंजन भी कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। तो यदि कभी इंडिविजुअल पूछा जाता है कि यह वर्ण क्या है, तो ये तालु वर्ण है। श ये सेटी वाला स जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? ये सभी के कहाँ से बोला जाता है? तालु से ही बोला जाता है। इसी प्रकार मूर्धा वर्ण से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? मूर्धा जो होते हैं तो ट, ठ, ड, ढ, अण। ये जो व्यंजन है ये मूर्धा से बोले जाते हैं। और इनके अतिरिक्त र और ये स कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से ही बोले जाते हैं। यही कारण है कि र को लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी बोला जाता है। इनको उच्चारित करने के लिए जिह्वा फोल्ड हो जाती है, क्या हो जाती है? लुढ़क जाती है, या कह सकते हैं मुड़ जाती है और कंपन पैदा करती है। तो ये कहाँ पास जाती है? मूर्धा के पास जाती है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि मूर्धा वर्ण क्या कहलाता है। इसको जानने के लिए पीछे की वीडियो देखिएगा। जब मैंने स्वर बताया है तो हमने परिचय बताया कि कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, मूर्धा, दंत और ओष्ठ क्या होते हैं। मूर्धा देखिएगा दोस्तों, दांत के ऊपर देखेंगे जो अंदर खुरदरा हुआ भाग है उसे मूर्धा कहते हैं। जब हम र और इस सा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा वहाँ पास है, जिह्वा जो है तो दांत के ऊपर जो खुरदरा भाग है वहाँ पहुँच जाती है, मतलब मूर्धा के पास पहुँच जाती है और वहाँ कंपन पैदा करती है, मतलब वायु को एक डायरेक्शन प्रदान करती है जिससे उस प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो देखिएगा जो ये सा है ये मूर्धा का सा कहलाता है, मूर्धा वाला सा कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा दोस्तों जो दंत वर्ण है कौन से कहलाते हैं? त, थ, द, ध, न। ये जो वर्ण है ये दंत वर्ण के नाम से जाने जाते हैं।
और इसके अतिरिक्त ला और श वर्ण भी क्या होते हैं, दंत वर्ण के नाम से जाना जाता है। मतलब जो जिसके सामने लिखा हुआ है मतलब वो उसका परिचय है। यदि क्वेश्चन आता है कि ला वर्ण कहाँ से बोला जाता है तो ये दंत से बोला जाता है। और ये सेटी जो सरौता वाला सा जिसे हम बोलते हैं साधारण सा बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ये जितने तीन हैं यहाँ तीनों ही सा हैं। क्या है, श श श हा ऐसे बोलते हैं। तो ये सेटी वाला सा जो हो गया ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा का सा हो गया और ये दंत सा हो गया। और जो हा होता है दोस्तों मैंने बताया जिस प्रकार आ का उच्चारण करते तो मुख खुला रह जाता है, केवल कंठ में वायु टकराती है। इसी प्रकार जब हा का उच्चारण हम करते हैं तो वायु केवल कंठ में टकराती है और बाहर निकल जाती है। बोलिए हा, तो वायु जो है तो तेजी से मुख से निकल जाती है, केवल कंठ में टकराती है और पूरा मुख खुला रह जाता है, इसलिए इसको कंठ वर्ण कहा जाता है। अब आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ हमने देखा है दंत वर्ण के बाद कौन से वर्ण है, यहाँ देखिएगा एक एक करके इनको भी देखते हैं। ओष्ठ वर्ण यहाँ है। तो जो ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देखिएगा। ओष्ठ वर्ण में प, फ, ब, भ, म ये जो व्यंजन है 5 ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। अब देखिएगा ओष्ठ वर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में या कहें तो इन व्यंजनों के उच्चारण में होस्ट की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए प बोलेंगे, फ, ब, भ, म इन व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी दोनों ही ओष्ठ आगे आ जाती हैं। कहने का आशय यह है कि इन वर्णों के उच्चारण के लिए होस्ट की सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए इन वर्णों को ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। अब दोस्तों इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ वर्ण है। तो जो हमने बताया है कि प, फ, ब, भ, म इनके अतिरिक्त और भी कोई ओष्ठ वर्ण नहीं होते हैं व्यंजन में। हमने स्वर में अलग कंडीशन बताया था, स्वरों को भी पढ़ा है। स्वर में ओष्ठ वर्ण कौन से होते हैं, उ, उ, लघु उ और दीर्घ उ, ये ही दोनों ही क्या कहलाते हैं, ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ से मैंने अलग से लिखा है य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। श, 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 हा यहाँ 3 लिखे हुए हैं, तो ये ऊष्म व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है या ऊष्म वर्ण है, तो इन चारों के अतिरिक्त और भी कोई ऊष्म वर्ण नहीं होता। इसी प्रकार इन चारों के अतिरिक्त कोई अंतस्थ व्यंजन भी नहीं होता है। तो ये देखिएगा ये ऊष्म वर्ण है यहाँ, है ना। और देखेंगे ये संयुक्त व्यंजन यहाँ लिखे हुए हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, 33 जो मूल व्यंजन होते हैं उनकी संख्या हा तक होती है। मतलब क से लेकर जब हा तक के जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 33। ये मूल व्यंजन कहलाते हैं जो किसी के योग से निर्मित नहीं होते हैं। लेकिन देखेंगे यहाँ लास्ट में देखा है संयुक्त व्यंजन लिखा हुआ है या संयुक्त वर्ण लिखा है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये क्या कहलाते हैं, ये चारों ही व्यंजन जो होते हैं तो संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, चूंकि इनके उच्चारण के लिए 2 व्यंजनों की आवश्यकता होती है। आगे हम इनको बताएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, हमने यहाँ बताया है कि जो वा होता है यहाँ लिखा भी है। यहाँ देखेंगे आप कि जो वा वर्ण है यहाँ ये किससे बोला जाता है, ये वा वर्ण जो है दंतोष्ठ कहलाता है। दंत प्लस ओष्ठ से मिलकर बना होता है ना। तो दंतोष्ठ भी इसको कहा जाता है। ये वा दंतोष्ठ होता है, मतलब वा का उच्चारण कहाँ से होता है, दंतोष्ठ से। चूंकि हमने आपको अभी यहाँ बताया ही है, ऊपर देखा होगा कि जो क्या ये वर्ण जो होते हैं या र, ल, व, हमने बताया था कि यहाँ तालु वर्ण है, मूर्धा वर्ण है ना। तालु, मूर्धा और ये दंत वर्ण है। वा को क्या बता दिया, दंतोष्ठ है। इसी प्रकार ये क्या हो गया, ये तालु हो गया, ये मूर्धा हो गया, ये दंत हो गया। और हा कौन सा व्यंजन कहलाता है, ये कंठ वर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार से ऊपर हमने उनके सामने लिख दिया था जिससे आपको रटना न पड़े बल्कि देख करके आपको याद हो जाए, है ना। अब बचा क्या, संयुक्त व्यंजन को हम आगे देखने जा रहे हैं। डिटेल से हम आपको बताते हैं कि संयुक्त व्यंजन ये कैसे निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन को एक अगले आधार पर पढ़ेंगे। ये का प्लस सा के योग से बना होता है छ, त प्लस रा के योग से त्र, ज प्लस इया के योग से ज्ञा और सेटी वाला सा प्लस रा के योग से स्रा, जिसमें जो पहला पद होगा वो हमेशा आधा होगा या हलंत होगा। आगे इनको हम विस्तार से पढ़ाएंगे दोस्तों, इसलिए यहाँ हम डिटेल नहीं कर रहे हैं। संयुक्त व्यंजनों को आगे डिटेल से पढ़ाया जाएगा, इसलिए आगे आप देखिएगा।
तो इस प्रकार से देखिए हमने उच्चारण के आधार पर हमने व्यंजनों को देखा है। यहाँ देखिएगा कुछ शब्दावली हैं, इनकी मीन्स है, व्यंजनों की परिभाषा वगैरह दी हुई है। यहाँ हल लिखा है दोस्तों। देखिएगा जो व्यंजन होते हैं इनको संस्कृत में हल कहा जाता है। क्या दोस्तों? व्यंजनों को संस्कृत भाषा में हल कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है। हिंदी की आदि जननी यानी हिंदी की माता कौन है? संस्कृत है। अतः कह सकते हैं कि व्यंजनों की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? संस्कृत से ही हुआ है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो व्यंजन होते हैं उनको संस्कृत में हल कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ हल की बात, हल के बारे में बताया जाता है। संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। हल लगे व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन ही शब्द व्यंजन है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। यहाँ पुनः बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिन व्यंजनों में हल लगा होता है, जैसे देखिएगा यहाँ मैं क लिख रहा हूँ और इस क में यदि यहाँ हल लगा दिया, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ हमने जो छोटा आ की मात्रा है उसको बाहर कर दिया है, मतलब स्वर रहित है, मतलब जिसमें स्वर नहीं होता है। कुल मिला के जैसे कुछ आप शब्द लिखते, जैसे देखिएगा दोस्तों यहाँ चट्टान आप लिख रहे हैं, जो चट्टान में जब आधा टा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें स्वर नहीं है। यदि स्वर होता तो वो टा जो है तो पूर्ण रूप से लिखा जाता, उसमें हलंत लगाने की ज़रूरत या आधा लिखने की ज़रूरत न होती। तो दोस्तों किसी भी व्यंजन में हलंत तब लगा रहता है, यानी हल तब लगा रहता है जब उसमें कोई स्वर नहीं होता है। इसीलिए व्यंजनों का जो वास्तविक रूप होता है हल वाला रूप होता है। जिन व्यंजनों में हल लगा रहता है वो व्यंजन हमेशा हल रूप कहलाते हैं। इस प्रकार से जो मूल व्यंजन होते हैं, इन मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो आगे हम इनको देखते हैं 33 व्यंजनों के बारे में, चूंकि ऊपर देखा भी है। अब कुछ शब्दावली आगे ऊपर आपने देखा होगा, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये क्या कहलाते हैं? तो इन शब्दावलियों को हम डिटेल कर रहे हैं और इस वीडियो को आप रुक करके या रोक करके वीडियो को आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक लिखित मैटर दोस्तों, आपको ऐसे मैटर कहीं कभार ही मिल सकते हैं या कि कभी किसी अच्छी बुक में या साधा मैटर आपको यही मिल सकता है। तो दोस्तों देखिएगा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा इनकी परिभाषा होती है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन्हें विशेष सक्रिय नहीं रहती हैं, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय व्यंजन, यहाँ व्यंजन शब्द होगा दोस्तों, है ना, वो व्यंजन विशेष सक्रिय नहीं रहते हैं, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होता है, इसलिए इनकी संख्या 4 मानी गई है। ठीक है दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय या जिन्हें विशेष सक्रिय नहीं रहते, जो व्यंजन विशेष सक्रिय, जिनको उच्चारण करने में विशेष सक्रिय नहीं होती है जिह्वा, है ना, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच के शब्द होते हैं या वर्ण होते हैं। इनकी संख्या ओनली, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है दोस्तों। कितनी? 4। कौन कौन से हैं? या, र, ल और वा होता है। आगे देखिएगा, आगे हम ऊष्म व्यंजनों को देखने जा रहे हैं। ऊष्म व्यंजनों की परिभाषा है, देखिएगा यहाँ ऊष्म व्यंजन बताया जा रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु मुख के विशेष स्थानों पर रगड़ खाने से कुछ ऊष्म मतलब गर्म हो जाती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कहने का सही है कि कुछ ऐसे व्यंजन हैं जब उनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा में एक रगड़ पैदा होती है और उस रगड़ से वो उन वर्णों का उच्चारण क्या होता है, करने में ऊष्मा पैदा होती है या गर्मी पैदा होती है, इसलिए उन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। मतलब विशेष प्रयत्न करने से इन वर्णों का उच्चारण होता है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? श, श, ह। ठीक है, ये ताल वर्ण है, ये मूर्धा है, ये दंत है, और ह जो होता है तो कौन सा वर्ण होता है? कंठ वर्ण होता है। ऊपर आपने देखा है इन चीज़ों को। तो दोस्तों ये ऊष्म वर्णों की परिभाषा हो गई। आगे देखिएगा संयुक्त व्यंजन, यहाँ डिटेल से बताया जा रहा है, चूँकि मैंने वहाँ आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और स्रा होते हैं।
पर मैंने आपको ये बताया था कि आगे हम डिटेल से बताएंगे, तो वही ये समय आ गया है दोस्तों जो डिटेल से आपको जानना है। देखिएगा संयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं। हिंदी में निम्न संयुक्त व्यंजन हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये मूल व्यंजन नहीं है, इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या दोस्तों, चूंकि मैंने बताया था कि मूल व्यंजनों की संख्या 33 है और इनको 33 व्यंजनों से अलग रखा जाता है और इनकी संख्या 4 है, मतलब 4 ऐसे व्यंजन हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं। जैसे आगे देखिएगा, पहला व्यंजन है छ, छत्री वाला, जिसका निर्माण क प्लस श से हुआ है, जहाँ का हलंत में है, हल रूप में है, मतलब आधा का है। कह सकते हैं कि आधा का प्लस मूर्धा सा के मिलने से छ वर्ण का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार देखिएगा दूसरा जो है त्र जो वर्ण है, इसका उच्चारण कैसे होता है, किससे हुआ है, निर्माण हुआ है, त हलंत है प्लस रा, मतलब त आधा और रा के मिलने से त्र ध्वनि का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार ज्ञा शब्द का निर्माण किससे हुआ है, ज हलंत में प्लस इया, मतलब आधा जा प्लस इया के योग से ज्ञा बना हुआ है। इसी प्रकार चौथा जो संयुक्त व्यंजन है स्र है, श्रवण वाला, जैसे श्रवण हम बोलते उच्चारण करते हैं तो स्रा। ये जो स्रा होता है सेटी वाले सा और रा के योग से बना होता है। देख लीजिएगा यहाँ कि जहाँ सेटी वाला सा और रा का यूज हो रहा है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो स्रा कहलाता है। तो ये चार के चारों ही व्यंजन क्या कहलाते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और किनके योग से बना है उनके सामने मैंने लिख दिया है, बाकायदे आपको रटना नहीं है, इनको देख करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी थ्योरी या कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ऊपर मैंने परिभाषाएं भी दी है और इस प्रकार से आप व्यंजन के एक प्रकार को पढ़ लिया है दोस्तों। उच्चारण के आधार पर हमने व्यंजनों को देख लिया है। यहाँ देखिएगा लास्ट में हम आपको एक नज़र में पुनः दिखाने जा रहे हैं, समझिएगा यहाँ पास कौन कौन से, यहाँ देखिएगा यहाँ जो व्यंजन है एक नज़र में पुनः आप देखिएगा कि यहाँ आप देखेंगे कि जो ये व्यंजन है, ये इनको अलग यदि कर दिया जाए तो ये का वर्ग जो है तो कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से बोला जाता है, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग जो है तो दंत से, प वर्ग जो है तो ओष से बोला जाता है। और या रा ला भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वर यंत्र से ही, स्वर तंत्रियों से ही बोले जाते हैं। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, इनके लिए मैंने अलग से प्लेस दे दिया है। देखिएगा जो हा है तो कंठ से बोला जाता है, या तालु से बोला जाता है, रा मूर्धा से, और ला जो है तो दंत से बोला जाता है। इसी प्रकार सेठी वाला जो सा है तो ये तालु से बोला जाता है, फिर ये सा मूर्धा से बोला जाता है, और ये सा जो है तो कहाँ से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। तो इस प्रकार से इनका अपना एक परिचय हमने दिया दोस्तों, है ना। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को पढ़ लिया है। अब अगली वीडियो में दूसरे आधार पर कल हम पढ़ाएंगे, या अगली वीडियो में प्रयत्न के आधार पर व्यंजन पढ़ेंगे दोस्तों। प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की संख्या 7 होती है। जैसे सुनिएगा कौन होते हैं, प्रयत्न के आधार पर जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी व्यंजन, नासिक व्यंजन, पंचमाक्षर जिन्हें कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित वर्ण, पार्श्विक वर्ण, है ना, और उच्छिष्ट वर्ण पढ़ेंगे, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, अर्धस्वर पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जब आगे कल वीडियो पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि कौन से अर्धस्वर कहलाते हैं, कौन से लुंठित वर्ण हैं, कौन से प्रकंपित वर्ण हैं, कौन से स्पर्श व्यंजन है, कौन से स्पर्श संघर्षी हैं, और कौन से संघर्षी व्यंजन हैं। काफ़ी इस अगली वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और जब पूरी वीडियो आप व्यंजन की देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है दोस्तों, इसकी हम गारंटी देते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।